सभी को गुड मॉर्निंग। टेकोर्स इंडिया अकेडमी स्कूल्स ग्रेड ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। व्यवसाय अध्ययन में हमारा दूसरा चैप्टर अभी चल रहा है, जिसमें मैंने आपको कल कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इसके बारे में आपको बताया था। आज हमारा जो टॉपिक है वो है संयुक्त पूंजी कंपनी। संयुक्त पूंजी कंपनी, संयुक्त पूंजी कंपनी, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। संयुक्त पूंजी कंपनी क्या होती है, कंपनी के बारे में आप क्या जानते हो? तो संयुक्त पूंजी कंपनी जो है इसके बारे में हम लोग आज विस्तार से पढ़ेंगे। संयुक्त पूंजी कंपनी लोगों का एक ऐसा संघ है जिसका गठन किसी कारोबार को चलाने के लिए किया जाता है। संयुक्त पूंजी कंपनी लोगों का एक ऐसा संघ होता है जो किसी कारोबार को चलाने के लिए किया जाता है, जो कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत शासित होती है। पहले कंपनी अधिनियम 1956 था, उसके बाद में इसको परिवर्तन करके कंपनी अधिनियम 2013 बना दिया गया, जिसकी पूंजी सीमित दायित्व वाले अंशों में विभक्त होती है। जिसकी पूंजी सीमित दायित्व वाले अंशों में विभक्त होती है, जिसका अपने सदस्यों से पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। जिसका अपने सदस्यों से पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है तथा जिसकी एक सार्वमुद्रण शील जो बोलते हैं, मोहर जो बोलते हैं, जिसकी एक सार्वमुद्रा होती है। तो इस प्रकार से कंपनी व्यक्तियों का एक ऐच्छिक संघ होता है जो किसी कारोबार को चलाने के लिए उसका गठन किया जाता है। कंपनी अधिनियम 2013 द्वारा शासित होता है, पूंजी अंशों में विभक्त होती है, सीमित दायित्व वाले अंशों में विभक्त होती है, सदस्यों का पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। कि जैसा कि आप जानते हो कंपनी के जो मालिक होते हैं वो अंशधारी होते हैं, अंशधारी ही उसमें पूंजी लगाते हैं, उनके ही अंश लगे होते हैं, लेकिन उसकी प्रबंध जो व्यवस्था होती है वो संचालक मंडल के द्वारा जो होती है, जिसका गठन जो होता है वो अंशधारी द्वारा मताधिकार के आधार पर किया जाता है। लेकिन अंशधारी जो होते हैं प्रत्येक रूप से कंपनी के प्रबंध संचालन में भाग नहीं लेते, उनकी तरफ से जो नियुक्त संचालक मंडल होता है वो उसका प्रबंध वगैरह जो करता है। इस प्रकार से इसमें व्यवसाय स्वामित्व और प्रबंध जो होता है सभी पृथक पृथक इसके अंतर्गत होते हैं, सभी अलग अलग इसके अंतर्गत होते हैं। तो कंपनी की जो पूंजी होती है कंपनी की पूंजी छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त होती है, जिनको अंश बोलते हैं, इंग्लिश में जिनको शेयर बोलते हैं। छोटे छोटे अंशों में विभक्त होती है, छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त होती है, जिनको अंश बोलते हैं। और अंश खरीदने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको अंशधारी बोलते हैं। और कंपनी के जो अंश होते हैं ये हस्तांतरण होते हैं। एक अंशधारी जो होता है दूसरे व्यक्ति को अपना अंशों का हस्तांतरण कर सकता है, लेकिन निजी कंपनी जो होती है वो इसके ऊपर प्रतिबंध लगाती है। तो इस प्रकार से ये कंपनी होती है। आज हम पहले आपको बताएंगे कि कंपनी अधिनियम 2013 के बारे में थोड़ी जानकारी देंगे, क्योंकि जो पुरानी किताबें हैं, सीबीएसई की जो किताबें हैं उसमें कंपनी अधिनियम 1956 है। कंपनी अधिनियम है 1956। पहले जो था वो था कंपनी अधिनियम भारतीय कंपनी अधिनियम 1956। वर्तमान में भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 ये लागू होता है। यानी
कंपनी अधिनियम 1956 जो अपने यहाँ पे बनाया गया था, इसमें श्री C.H. भाभा की अध्यक्षता में कंपनी कानून निर्माण हेतु 1950 में एक समिति का गठन किया गया था। 1956 अधिनियम बनाने के लिए C.H. भाभा के नेतृत्व में एक संघ बनाया गया था, एक संघ का गठन किया गया था। इसमें कंपनी अधिनियम 1956 बनाने का प्रावधान रखा गया था और 1952 में ये जो समिति बनाई गई थी, इसने 1950 में जो समिति बनाई गई थी, 1952 में एक कंपनी अधिनियम पारित करने के लिए उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसने अपनी शब्द प्रस्तुत की। उसके बाद सरकार के द्वारा कंपनी अधिनियम 1956 लागू किया गया था, लेकिन वर्तमान समय के अंदर भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 लागू किया गया है। 1956 के स्थान के ऊपर ये लागू किया गया है। इसको लागू करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा द्वारा इसके अंदर अनुमति प्रस्तुत की गई। लोकसभा के द्वारा 18 दिसंबर 2012 लोकसभा में इसको पास किया गया 18 दिसंबर 2012 और इसमें 8 अगस्त 2013 और राष्ट्रपति द्वारा जो इसको पारित किया गया वो है 29 अगस्त 2013। 29 अगस्त 2013। इस प्रकार से नया जो कंपनी अधिनियम जो बनाया गया है वो 1956 के स्थान पे प्रतिस्थापित किया गया। लोकसभा द्वारा 18 दिसंबर 2012 को इसको पारित किया गया। राज्यसभा द्वारा 8 अगस्त 2013 को इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया, यानी लोकसभा ने 18 दिसंबर 2012 को इसे पास करके राज्यसभा को भेज दिया और राज्यसभा ने 8 अगस्त 2013 जो है वहां पे इसको पास किया गया। उसके बाद में राष्ट्रपति के पास भेजा गया। राष्ट्रपति के द्वारा 29 अगस्त 2013 को मंजूरी प्रदान की गई, उसके ऊपर अपने सिग्नेचर किए गए और कंपनी अधिनियम 2013 लागू हो गया। तो इस प्रकार से पहले कंपनी अधिनियम जो 1956 बना था उसके स्थान पे भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 बनाया गया। तो भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की अगर हम लोग बातें करें तो इसमें कुल 29 अध्याय हैं। अध्याय 470 धाराएं हैं, 29 अध्याय हैं, 470 धाराएं हैं तथा इसमें 7 अनुसूचियां हैं। 7 अनुसूचियां हैं। इस प्रकार से यह है कंपनी अधिनियम 2013। अगर आपसे पूछें कंपनी अधिनियम में कितने अध्याय हैं तो आप होगे सर 29 अध्याय हैं। धाराएं कितनी है? 470 धाराएं हैं। अनुसूचियां कितनी है? 7 अनुसूचियां हैं। किसके स्थान पे प्रतिस्थापित किया गया? कंपनी अधिनियम 1956 के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। कंपनी अधिनियम कब बना? 1956 में सरकार के द्वारा बनाया गया था। उनके स्थान पे नया जो अधिनियम है, एक ऐतिहासिक अधिनियम जो बनाया गया 2013, ये जो बनाया गया है।
उसके बाद में भारतीय जो कंपनी अधिनियम है इसकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन और करते हैं, क्योंकि सीबीएसई की जो पुरानी किताबें हैं इसमें 2013 के नाम से जो कंपनी अधिनियम है ये नहीं है। लेकिन अगर कंपनी के बारे में हम अध्ययन करते हैं, इस समय अगर कंपनी के बारे में किसी भी क्लास में, चाहे वो 11वीं क्लास हो, 12वीं क्लास हो, चाहे वो बीकॉम की क्लास हो, चाहे एमकॉम की क्लास हो, कंपनी के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो कंपनी अधिनियम 2013 ही उन सभी पे लागू होगा। तो इसलिए इसकी विशेषताएं हम लोग जान लेते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 कंपनी अधिनियम 2013 की विशेषताएं। कंपनी अधिनियम 2013 की विशेषताएं, इसके बारे में हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो पहली इसकी जो विशेषता है वो है कंपनी की व्यवस्था पारदर्शी की गई है। कंपनी की जो व्यवस्था है वो इसके अंदर पारदर्शी व जवाबदेही, कंपनी की इसके अंदर जो व्यवस्था है वो बिल्कुल पारदर्शी है, बिल्कुल ओपन है और जवाबदेही इसके अंतर्गत रखी गई है। जवाबदेही है ताकि निवेश को कंपनी में हित रखने वाले सभी पक्षकारों की रक्षा की जा सके। इस प्रकार से कंपनी में जो निवेश करने वाले हैं, कंपनी में जो हित रखने वाले हैं, उन सभी की जो व्यवस्था जो है वो बिल्कुल पारदर्शी रखी गई है, सभी प्रकार से पारदर्शी है एवं जवाबदेही है, ताकि कंपनी में निवेश करने वाले सभी प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं उन्हें सभी के रक्षा की जा सके, सभी प्रकार से की जा सके। दूसरी जो बात आती है वो है निवेशकों की रक्षा के लिए, निवेशकों की रक्षार्थ के लिए, यानी निवेशकों की रक्षा करने के लिए या पूंजी जुटाने हेतु, जिस समय पूंजी को जुटाया जाता है, पूंजी जुटाने हेतु जारी किए जाने वाले जो परिविवरण जो होता है उसको अधिक कठोर बनाया गया है। निवेशकों की रक्षा करने के लिए जब अंशधारियों से, निवेशकों से जब पूंजी जुटाई जाती है तो उसके लिए आप जानते हो पहले कंपनी के महत्वपूर्ण जो प्रलेख होते हैं उसमें पार्षद सीमा नियम, अंतर्नियम कंपनी के महत्वपूर्ण प्रलेख होते हैं। तो इस प्रकार से निवेशकों की रक्षा करने के लिए, निवेश के साथ किसी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं हो, इसके लिए परिविवरण जो होता है इसको अधिक कठोर बनाया गया है। तथा स्थानापन्न परिविवरण जो होता है, स्थानापन्न परिविवरण, स्थानापन्न जो परिविवरण होता है इसको समाप्त कर दिया गया है। ये निजी कंपनी के लिए होता था। देखो परिविवरण क्या होता है? परिविवरण होता है जनता को अंश क्रय करने के लिए निमंत्रण देना। जैसे सार्वजनिक जो कंपनी होती है जनता को अपने अंशों को बेचती है, जनता से पूंजी कलेक्शन करने के लिए अपने अंशों को बेचती है और सूचना जनता को आमंत्रित करती है, निमंत्रण देती है, उसको परिविवरण बोलते हैं। ये सार्वजनिक कंपनी के लिए लागू होता है। लेकिन पहले निजी कंपनी जो होती है उसकी स्वयं की पूंजी होती है, इसलिए उसको परिविवरण जारी नहीं करना पड़ता। लेकिन पहले उसको परिविवरण के स्थान पे स्थानापन्न परिविवरण जारी करना पड़ता था। स्थानापन्न परिविवरण उसको जारी करना पड़ता था, तो उसके स्थान पे स्थानापन्न परिविवरण जो होता है वो भी समाप्त कर दिया गया है। इस प्रकार से निवेशकों की रक्षा करने के लिए या पूंजी जुटाने के लिए, पूंजी जुटाने के लिए या प्राप्त करने के लिए जो परिविवरण बनाया जाता है उसको अधिक कठोर बना दिया गया है, ताकि
निवेशकर्ता जो होते हैं उसके साथ किसी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं हो। उसके बाद में एक आती है कंपनी की जो वार्षिक सभा होती है। कंपनी की वार्षिक सभा, कंपनी की वार्षिक सभा, कंपनी की वार्षिक सभा पहले जो समामेलन जो होता है या हम यूं कहें जो पंजीयन होने के बाद में 18 माह के अंतर्गत बुलानी अनिवार्य होती थी। कंपनी की जो वार्षिक सभा होते हैं, कंपनी का जो समामेलन होता है, रजिस्ट्रेशन हो जाता है, पंजीयन हो जाता है, उसके बाद में 18 माह में इसकी जो सभा होती है वो बुलानी अनिवार्य होती थी। लेकिन कंपनी अधिनियम 2013 के अंदर ये 18 माह के स्थान पे 9 माह कर दी गई है। अब ये जो सभा होती है ये 18 माह के स्थान पे कितनी कर दी गई है? 9 माह कर दी गई है। उसके बाद में एक और जो आता है कंपनी द्वारा जारी किए गए जो डिवेंचर्स होते हैं, ऋण पत्र जो होते हैं, कंपनी द्वारा जारी किए गए डिवेंचर्स या जो ऋण पत्र होते हैं उनको ऋण में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। कंपनी अधिनियम 2013 में यह प्रावधान कर दिया गया है कि कंपनी के जो ऋण पत्र जो होते हैं, डिवेंचर्स जो होते हैं, उनको ऋण के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाएगा। एक और जो इसके अंदर प्रावधान है, जो इसकी विशेषता है वो है कंपनी के जो संचालक मंडल जो होते हैं उसमें कुल संचालक जो 15 होते हैं, 15 संचालक होते हैं, उनमें 1/3 संचालक जो होते हैं वो स्वतंत्र होंगे। ऐसे होंगे, स्वतंत्र होंगे। 1/3 संचालक होते हैं वो स्वतंत्र होंगे इसके अंतर्गत। उसके बाद में केंद्र सरकार द्वारा कुछ विशेष प्रकार की कंपनियों के निदेशक मंडल में एक महिला निदेशक की नियुक्ति करना भी अनिवार्य है। महिला निर्देशक की नियुक्ति भी अनिवार्य कर दी गई है। कुछ विशेष प्रकार की जो कंपनियां होती हैं उसमें एक महिला जो निदेशक होता है उसकी नियुक्ति भी अनिवार्य रूप से कर दी गई है। ये प्रावधान कंपनी अधिनियम 1956 में नहीं था, 2013 के अंतर्गत ये किया गया है। उसके बाद में एक और जाता है, यदि कोई कंपनी अपने 50% लेनदारों को भुगतान करने में असमर्थ होती है, यदि कोई कंपनी के जो रुपए मांगने वाले होते हैं, कंपनी की जो दायित्व होते हैं, उन दायित्वों का 50% भुगतान करने में असमर्थ रहती है तो उस कंपनी को बीमारू कंपनी घोषित कर दिया जाएगा। उस कंपनी को बीमार कंपनी घोषित किया जाएगा। लेकिन कंपनी अधिनियम 2013 के अंदर उनकी पुनरुद्धार की व्यवस्था भी की गई है। दोबारा उसका विकास करने के लिए, दोबारा उसको अच्छी स्थिति में लाने के लिए, उसके लिए पुनरुद्धार या विकास की जो व्यवस्था है वो भी इस अधिनियम के अंतर्गत की गई है। नए कानून के अंदर कपट संबंधी परिभाषा भी इसके अंतर्गत दी गई है। कंपनी अधिनियम के अंदर अगर कोई व्यक्ति किसी प्रकार के कपट वगैरह होता है तो कानून के अंदर उसकी परिभाषा भी इसके अंदर स्पष्ट की गई है, पहले ये भी नहीं था। उसके बाद में कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत एक नई कंपनी की जो अवधारणा या विचारधारा है उसमें ओपीसी, वन पर्सन कंपनी, एक व्यक्ति कंपनी, एक व्यक्ति कंपनी की नई संकल्पना को भी लागू किया गया है। एक व्यक्ति कंपनी,
संचालन जिसके 15 हो सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति के द्वारा चलाई जाती है, इसका भी सीमित दायित्व होते हैं। नवयुवकों को कंपनी लगाने के लिए, अपना कारोबार करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ओपीसी की एक नई संकल्पना की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया, जिसे 1% कंपनी के नाम से जाना जाता है। सीमित दायित्व इसके अंतर्गत होता है, और इसके अंतर्गत अगर एकल पर्सन कंपनी जो होती है, इसके अगर सदस्य जो होते हैं उसके दिवालिया मृत्यु या पागल होने पे उसके जो उत्तराधिकारी होते हैं, उसमें अपने आप उसके नामांकित व्यक्ति जो होते हैं उसके अंतर्गत के अंश वगैरह जो होते हैं वो अपने आप इसके अंतर्गत स्थानांतरित हो जाते हैं। इस प्रकार से युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए कंपनी 2013 के अंतर्गत ओपीसी कंपनी जो है, इसकी नई संकल्पना जो है, इस विचारधारा को भी प्रस्तुत किया गया है। उसके बाद में कंपनी एक और जो इसका प्रावधान है, कंपनी अपने गत 3 वर्षों के लाभों में से 3 वर्षों के लाभों में से कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कंपनी अपने गत 3 वर्षों के लाभों में से राजनीतिक या राजनीतिक दल जो होते हैं उनको 7.5% चंदा दे सकती है। 7.5% चंदा इसके द्वारा दिया जा सकता है। ठीक है। दूसरा है तथा सामाजिक कार्यों के लिए सामाजिक कार्यों के लिए 2% गत 3 वर्षों के जो लाभ होते हैं उसमें से 2% CSR, इसको बोलते हैं निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व, इस पर खर्च कर सकती है। निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व के ऊपर खर्च करना होगा। तो इस प्रकार से ये जो कंपनियां होती हैं इसके लिए कंपनी अधिनियम 2013 में जो गत 3 वर्षों के अंतर्गत लाभ होते हैं उस पे 7% राजनीतिक दलों को चंदा दे सकती है तथा 2% CSR, इसको बोलते हैं निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व के ऊपर उसको खर्च करना पड़ेगा। कंपनी अधिनियम 2013 में ये भी नई संकल्पना के दौरान ही लागू किया गया है। ये भी एक नई बात इसके अंतर्गत जोड़ी गई है। उसके बाद में निष्क्रिय कंपनी के पंजीयन की व्यवस्था भी की गई है। कई कंपनियां ऐसी होती हैं जो निष्क्रिय हैं, उसके लिए भी इसके अंतर्गत पंजीयन किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो कंपनी के सुचारू संचालन हेतु ई प्रबंध प्रशासन संबंधी व्यवस्थाएं भी की गई है। तो इस प्रकार से ये जो सारी बातें हैं इसमें कई जो नई बातें जोड़ी गई हैं वो कंपनी अधिनियम 2013 में जोड़ी गई हैं। 2013 का जो नया कंपनी अधिनियम 29 अगस्त 2013 में राष्ट्रपति के द्वारा इस पे अपने हस्ताक्षर किए गए थे, तब ये लागू हुआ। अभी मैंने आपको बताया था कि इसमें 29 अध्याय हैं, 470 धाराएं हैं, 7 अनुसूचियां हैं। ये है कंपनी अधिनियम 2013। इसकी जो विशेषताएं हैं, इससे संबंधित जो प्रमुख बातें हैं ये मैंने आपको बताई। जैसे पारदर्शी है, प्रवीण को अधिक कठोर बना दिया गया है, सभापति 18 माह बाद में होती थी 9 महीने कर दी गई है, एक महिला संचालक की नियुक्ति भी होती है और इसकी सदस्य संख्या, एक और जो है महत्वपूर्ण बात जो आती है वो है सदस्य संख्या जो होते हैं कंपनी के जो सदस्य जो होते हैं निजी कंपनी के वो सब 200 तक हो सकते हैं। पहले 50 होते थे, अब इसकी 200 कर दी गई है। तो यह था कंपनी अधिनियम 2013 संबंधी बातें आज हम लोगों ने पढ़ी। कल
इसमें जो कंपनी की जो विशेषताएं वगैरह जो हैं इनके बारे में हम इसको पाठ को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।